to be a guardian of ill fortune. जिसका असली नाम ये होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की जनता का प्रथम सेवक हूं। 15 अगस्त 1947 दुनिया के लिए ये एक नए लोकतंत्र का उदय था। तिरंगा फहरा रहा था और जश्न का माहौल था। लेकिन उसी वक्त मुंबई के डोंगरी की तंग गलियों और समुद्र के किनारे अंधेरे ठिकानों में एक दूसरी ही सल्तनत की नींव रखी जा रही थी। हम अक्सर सोचते हैं कि अपराधी सिर्फ बुरे लोग होते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि अपराध अक्सर सिस्टम की कमियों से पैदा होता है। अंग्रेज जा चुके थे, पुलिस फोर्स बदली जा रही थी और देश एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसी पावर वैक्यूम ने जन्म दिया भारत के पहले शहरी डॉन को। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ गैंगवार की बात नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे 1947 की आजादी ने अनजाने में अंडरवर्ल्ड को ताकत दी, जिसने अगले 40 सालों तक भारत में समानांतर यानी कि एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। आज हम डॉन के उस सफर को डिकोड करेंगे जो दादागिरी से शुरू हुआ और ग्लोबल टेररिज्म तक जा पहुंचा। आजादी के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक कड़ा फैसला लिया, लाइसेंस राज। बाहर से सामान मंगवाना लगभग नामुमकिन था। सोना, घड़ियां, विदेशी कपड़े, इन सब पर भारी पाबंदी थी। लेकिन डिमांड तो थी ना मार्केट में, और जहां डिमांड होती है और सप्लाई कानूनी नहीं होती है, वहां एंट्री होती है स्मगलर की। और इस दौर का सबसे बड़ा नाम था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान के बारे में एक बात खूब कही जाती है जो शायद आपने भी कभी ना कभी तो सुना ही होगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हथियार नहीं उठाया। वो मुंबई पोर्ट पर कुली का काम करता था। उसने देखा कि लोग विदेशी सामान के लिए तरस रहे हैं। उसने सिस्टम की इसी कमी को अपना धंधा बना लिया। मस्तान अकेला नहीं था। उस वक्त एक ट्रिनिटी थी, मुंबई में एक ट्रिनिटी थी, यानी कि 3 लोग का राज था। हाजी मस्तान जो समुद्र का राजा था, करीम लाला जिसने पठान गैंग बनाया और पठान जिरगा के जरिए विवाद सुलझाता था, और तीसरा वरदराजन मुदलियार जो धारावी और माटुंगा के तमिल समुदाय का मसीहा और रक्षक था। ये डॉन नहीं थे, ये दादा थे। इनके पास अपनी अदालतें थी। अगर पुलिस परेशान करती या किसी गरीब की बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं होते तो ये लोग इनके पास जाते थे। राज्य दूर था लेकिन दादा पास थे। सरकार से सपोर्ट मिले ना मिले, ये जो गुंडे थे, जो दादा कहलाते थे, इनका सपोर्ट सबको मिलता था। अगर आप यूपी और बिहार से देख रहे हैं इस कहानी को, तो आप समझिए कि मुंबई में भी कुछ वैसा ही था जैसा बाहुबली वहां पे करते थे, कि एक तरफ उनका अपराध भी अलग चरम पे जा रहा है और दूसरी तरफ वो रॉबिन हुड भी बन रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो मुंबई में भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन वहीं बाहुबली लोगों को दादा कहते थे। तो यही कारण है कि उस समय, उस वक्त में अपराधी को समाज में रॉबिन हुड की तरह देखा जाता था। आज के दौर में गैंग एक दूसरे का खून बहाकर जमीन जीतते हैं, लेकिन 70 के दशक की मुंबई एक कार्टेल से चलती थी। इन 3 दिग्गजों ने मुंबई को आपस में किसी जागीर की तरह बांट लिया हो, जैसे उनके वालिद की प्रॉपर्टी हो, वैसे इन्होंने बांट लिया कि ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा। ये दुश्मनी नहीं, एक बिजनेस डील थी, आप समझिए। हाजी मस्तान द सी लॉर्ड, उसका इलाका था समंदर, वो सप्लाई का मालिक था। डॉक्स की ईंट उसकी इजाजत से हिलती तक नहीं थी। वो दिमाग था और वो पैसा था। लेकिन अगर उस माल को समंदर से निकालकर शहर की नसों तक पहुंचाना है तो जरूरत पड़ती थी मसल्स की, और यहां एंट्री होती थी करीम लाला की। डोंगरी और वाईकुला के तंग रास्तों पर लाला के पठान जिरगा का राज था। वो जमीन का रक्षक था,
मस्तान का एनफोर्सर था, यानी कि मस्तान की वो लाठी जो किसी को दिखती नहीं थी लेकिन उसके लिए हमेशा चलती थी। और इन सब के बीच एक और था, वरदराजन मुदलियार, द पीपल मैन। माटुंगा और धारावी की लाखों की आबादी वर्दा को अन्ना कहती थी। मस्तान के पास पैसा था, लाला के पास ताकत, लेकिन वर्दा के पास था वोट बैंक और इमोशनल प्रोटेक्शन। वो पुलिस और पब्लिक के बीच की ढाल था। ये तीनों अक्सर होटल रेडियंट के एक बंद कमरे में मिलते थे। कोई चिल्लाता नहीं था, कोई गोली नहीं चलती थी, बस सिगार का धुआं उठता और मुंबई की किस्मत तय हो जाती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। जब तक ये तीनों साथ थे, सरकार एक दर्शक थी और कानून एक औपचारिकता, यानी कि फॉर्मेलिटी, कि भाई ये चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन होना वही है जो ये तीन चाहेंगे। इसे कहते हैं द गोल्डन एरा ऑफ स्मगलिंग, जहां अपराध एक पेशा था, आतंक नहीं। गौर कीजिए शब्दों पर गौर कीजिएगा। 1970 से पहले इन्हें दादा या पहलवान कहा जाता था। बहुत सारे थे, बासु दादा, बासु पहलवान, इस तरह से बहुत सारे थे। दादा यानी बड़ा भाई, इसमें एक अपनापन था। लेकिन फिर वक्त बदला और सिनेमा ने इस पहचान को ही बदल दिया। 1972 में अमेरिका में एक फिल्म आई, द गॉडफादर। अंडरवर्ल्ड का ग्लोरिफिकेशन शुरू हुआ। भारत में भी इसका असर दिखा। 1978 में अमिताभ बच्चन की फिल्म आई डॉन। याद है ना? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, यह एक नए युग की ब्रांडिंग थी। नई पीढ़ी के लिए अपराधी जैसे दाऊद इब्राहिम अब धोती और कुर्ता नहीं पहनना चाहते थे। उन्हें रेवन चश्मा, सिगार और लग्जरी कारें चाहिए थी। अब अपराध मजबूरी या रॉबिन हुड गिरी नहीं रहा, अब ये एक करियर चॉइस बन गया था। यह बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था, ये नीयत का बदलाव था। दादा अपनी गली तक सीमित था, लेकिन डॉन को पूरा शहर चाहिए था। 80 का दशक भारतीय अंडरवर्ल्ड के इतिहास का सबसे हिंसक मोड़ था। क्यों? क्योंकि अब धंधा बदल रहा था। सरकार ने धीरे धीरे आयात यानी कि इंपोर्ट के नियम आसान कर दिए, तो स्मगलिंग में जो मुनाफा हो रहा था वो कम होने लगा। पहले सरकार का रोक टोक था, इस वजह से इधर उधर करके ये लोग ज़्यादा पैसा छाप रहे थे, लेकिन जब सरकार ही लीनियंट हो गई तो इन लोगों का पैसा कम होने लगा। अब गैंग्स को नया मैदान चाहिए था, क्योंकि पुराने वाले पर तो गेम बदल चुका था, और वो मैदान था रियल एस्टेट, ड्रग्स और एक्सटॉर्शन। इसी दौरान पुलिस कांस्टेबल का बेटा उभरा, दाऊद इब्राहिम कास्कर का लड़का। दाऊद ने अपराधी को कॉरपोरेट दुनिया बना दिया। उसने समझा कि अगर आप मुंबई में रहकर अपराध करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए उसने अपना बेस दुबई में शिफ्ट कर दिया। अब दुबई में क्यों शिफ्ट किया? क्या दुबई में वो नहीं पकड़ा जाएगा? दुबई किस तरह से माफियाओं के लिए, अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए, ड्रग लॉर्ड्स के लिए एक सेफ हेवन है, ये पूरी कहानी आप चैनल पर देख सकते हैं, जहां मैंने दुबई माफिया के बारे में पूरी कहानी बताई। ये बताया कि कैसे दुबई एक तरह से सर्वाइव ही उसने किया था स्मगलिंग पे, और उस देश में क्राइम करना गुनाह है, लेकिन क्रिमिनल्स दूसरे देश से भागकर कैसे वहां पे जन्नत वाली जिंदगी जी रहे हैं। तो वो कहानी देखने के लिए आप वो देखेंगे दुबई माफिया वाली कहानी, तो आपको पूरा क्लियर होगा। तो यहां पर हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब दुबई में दाऊद शिफ्ट हो गया, यह पहली बार था जब भारत का कोई अपराधी रिमोट कंट्रोल से शहर चला रहा था। इससे पहले तक शहर में रह के ही सब राज कर रहे थे, लेकिन दाऊद ने इस नियम को भी बदल दिया। वो रिमोटली दुबई में बैठ के पूरा मुंबई कंट्रोल कर रहा था। इसी दौर में पहली बार AK-47 मुंबई की सड़कों पर दिखी। पठान गैंग और कोंकणी गैंग यानी कि दाऊद के गैंग के बीच जो जंग छिड़ी, उसने मुंबई के सब चेहरों को लहूलुहान कर दिया। और ये इन दोनों के बीच ये जंग क्यों छिड़ी, इसकी भी एक बड़ी लंबी कहानी है। दाऊद का बड़ा भाई था साबिर, उसकी हत्या ने मुंबई के पूरे, आप समझ लीजिए, अंडरवर्ल्ड के इतिहास को बदल दिया। कोर्ट रूम में घुसकर मारे जाने लगे लोग। तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको पुरानी बहुत सारी कहानी दिखेंगी, जिसमें आपको अंडरवर्ल्ड का, खास करके मुंबई अंडरवर्ल्ड का, आप एक तरह से समझ लीजिए कि इतिहास ही आप देख लेंगे अगर आप एक एक कर सारी कहानी देखेंगे तो कुल मिलाकर मुंबई का चेहरा बदल चुका था।
मुंबई जो चमचमा रही थी, जहां पर स्टार्स थे, अब वो लहूलुहान हो रहा था। संविधा बेकर्स हत्याकांड हो या जे हॉस्पिटल शूट आउट, अब डॉन मसीहा नहीं बल्कि एक खौफनाक कॉरपोरेट किलर बन चुके थे। बॉलीवुड का पैसा अब दांव तय करने लगा था। मैच फिक्सिंग से लेकर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन तक हर जगह अंडरवर्ल्ड का अदृश्य हाथ था, इनविजिबल प्रेजेंस था। जिसे कोई देख नहीं पाते थे, लेकिन कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का था। हर चीज बुलेट से तय होने लगी और फिर आया वो काला दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 12 मार्च 1993, 12 धमाके, 257 मौतें। अभी तक मुंबई के जनता के मन में डॉन के लिए एक अजीब सा अट्रैक्शन था। लोग उनके किस्से सुनते थे, लेकिन इन धमाकों ने उस अट्रैक्शन को नफरत में बदल दिया। जब यह पता चला कि लोकल अंडरवर्ल्ड ने विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर अपने ही शहर पर हमला किया है, तो डॉन की परिभाषा बदल गई। ये अब अपराधी नहीं रहे, ये आतंकवादी बन गए। आतंकवादी। इस मोड़ पर भारत सरकार और पुलिस ने भी अपना रवैया बदल लिया। अब कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करना काफी नहीं था। यहीं से शुरू हुआ मुंबई में स्पेशलिस्ट का दौर। पुलिस को एक साइलेंट मैंडेट मिला, सफाई करो, क्लीन द सिटी। फिर 90 का पूरा दशक शूट आउट और इनकाउंटर्स के नाम रहा। अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ दी गई। दाऊद और छोटा राजन जैसे लोग मुल्क छोड़ गए, और जो यहां रहे उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया या जेल की 4 दीवारी में बंद कर दिया गया। तो क्या आज डॉन खत्म हो गए? नहीं, ये सब इनविजिबल हो गए। आज का डॉन डोंगरी की गलियों में नहीं घूमता। वो शायद दुबई, इस्तांबुल या पूर्वी यूरोप के किसी लग्जरी पेंट हाउस में बैठकर लैपटॉप चला रहा है। साइबर सिंडिकेट आज वसूली के लिए फोन कॉल नहीं आता, बल्कि रैंसमवेयर अटैक होता है। बेटिंग और गेमिंग, सट्टेबाजी का बाजार अब अरबों डॉलर का है, जो विदेशी ऐप के जरिए चलाया जा रहा है। व्हाइट कॉलर क्राइम, आज का पैसा रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी इमारतों और शेल कंपनियों के जरिए सफेद किया जाता है। अब अपराधी की पहचान उसके पास मौजूद हथियार से नहीं, बल्कि उसके पास मौजूद डेटा और नेटवर्क से होती है। अब वो भाई नहीं, इन्वेस्टर कहलाता है। हमने ये सफर 1947 से शुरू किया था। हमने देखा कि कैसे एक नई आजादी के साथ साथ अपराध ने भी अपनी आजादी ढूंढ ली। जब कानून की रफ्तार जो होती है ना, वो धीमी होती है, तो डॉन अपनी अदालत लगाता है। जब अर्थव्यवस्था बंद होती है, तो स्मगलर अपना बाजार बनाता है। और जब सिस्टम कमजोर होता है, तो अपराधी अपना सिस्टम खड़ा कर देता है। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यह है कि अपराध सिर्फ पुलिस की समस्या नहीं है, यह समाज और अर्थव्यवस्था का आईना है। 1947 के डॉन ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, उसने बस आजादी का इंतजार किया था ताकि वो अपनी काली सल्तनत बना सके। अर्बन डॉन का वो फिल्मी दौर, यानी कि शहरी डॉन का वो दौर शायद खत्म हो चुका है, लेकिन अपराध का नया डिजिटल चेहरा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आपको क्या लगता है, ये पूरी कहानी सुनने के बाद क्या 90 के दशक के एनकाउंटर्स ने अपराध को खत्म कर दिया, या उसने पुलिस और सिस्टम के भीतर एक नई तरह की मनमानी को जन्म दिया है? अपनी राय आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। आप जो भी सोचते हैं इस पूरी कहानी को लेकर, या आपको क्या लगता है, उसके बारे में कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको भारत के इस शैडो इतिहास पर आधारित रिसर्च वाली ये कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। हम ऐसे ही और भी अनकही कहानियों को लेकर आएंगे, चंबल के डाकुओं से लेकर पूर्वी भारत के कोल माफिया तक। आप सुनना चाहते हैं या नहीं उनकी कहानी, वो भी कमेंट में लिखिए। मैं हूं पंचम प्रकाश
और ये थी कहानी भारतीय डॉन के उदय और बदलाव की। अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो इसलिए क्योंकि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग वो कौन है जो कहानी को अंत तक देखते हैं, उनका नाम कम से कम मुझे पता चले और वो कहां से हैं। तो अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चले कि किस किस शहर से लोग जो हैं वो मुझे अंत तक देखते हैं। मैं फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड सेफ। जय हिंद, जय भारत।